हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फॉर माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कशिश गोयल, आपका रीजनिंग एजुकेटर। तो चलिए, आज है हमारी क्लास 11 रीजनिंग क्लास हमारी जो चल रही है मेंस लेवल की। ठीक है, आज हमारा क्लास 11 रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो एसबीआई मेंस कैंप के बारे में कि 169 का आपका रहेगा एसबीआई मेंस कैंप। जिसने भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, देखो मेंस लेवल का, क्वांट का, रीजनिंग का और इंग्लिश का। साथ के साथ वीडियो का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा आपके पास, डीआई और क्वांट का, और वो देंगे आपको आशीष सर। साथ के साथ एक आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करेंगे, जहां आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगी, ताकि आप अपना जो लेवल है दूसरों के साथ मैच कर सको। ठीक है, डेली असाइनमेंट्स बहुत जरूरी होती है ताकि आप डेली प्रैक्टिस भी करते रहो। तो 169 में होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप देख लीजिएगा। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक अदर टेलीग्राम ग्रुप है स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब चैनल के नेम से, तो आप उसको ज्वाइन कर कर वहां पर अपनी क्वेरी ले सकते हैं, जो भी आपको क्वेरी हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको वहां नहीं करना तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट रख सकते हैं, आपको यहाँ पर रिप्लाई दे दिया जाएगा कि क्या कुछ आपको यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए अपनी पजल में यहाँ पर रखता हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। तो सबसे पहले काम होगा आपका इसे सोल्व करना, वीडियो को पॉज करना और इसे सोल्व करना। ज्यादा टिपिकल नहीं है भैया, कह सकते हो एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का आपके पास ये सीटिंग अरेंजमेंट रहने वाला है। पीओ के लेवल का मैं नहीं कहूंगा इसे। तो एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट है, बहुत ही बढ़िया। तो जल्दी से इसे कर लीजिएगा भाई, पॉज करके। और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि किसने कितने टाइम में कर लिया भाई। सबसे जरूरी यही है कि किसने कितने समय में किया भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, इसमें 7 पर्सन LMNOPQR आर सिटिंग इन ए कॉलम। कॉलम मीन्स top to bottom. Okay, some of them are facing east and some of them are facing west. Now the direction are east and west. अब वो ईस्ट और वेस्ट क्यों हुई, देखो यार, अगर आप रो में बैठते हो, ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ होता है, बट अगर आप कॉलम में बैठते हो तो ईस्ट और वेस्ट हो जाता है। ईच वन ऑफ देम गो डिफरेंट रैंक, दैट इज 1 to 7, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, पर्सन नेम स्टार्ट विद कंसेक्यूटिव अल्फाबेट आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, ऑल आर सिटिंग वन अबव अनदर। ओके, सो क्या कहता है कि सबसे पहले ये देख लेना कि 7 रैंक मिली है 7 लोगों को, 1 से लेकर 7 तक, और जो पर्सन का नेम अल्फाबेटिकली एक साथ आता है वो एक साथ बैठ नहीं सकते अरेंजमेंट के अंदर। ये चीज का ध्यान रखना भाई। तो 7 पर्सन है भाई हमारे पास। तो देखिए मैं एक जल्दी से कॉलम बना लेता हूं जिसमें 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना, 7 पर्सन है। नीदर एम नोर एन सिट्स एट एनी एंड्स। मीनिंग क्या है इसका कि एम और जो एन है ना वो किसी एंड पे नहीं बैठते। मीनिंग ना तो नॉर्थ एंड पे ना ही साउथ एंड पे। देखो जब ईस्ट और वेस्ट में फेसिंग होती है ना, तो एंड लेफ्ट और राइट नहीं होता, तब हो जाता है आपके पास नॉर्थ एंड और साउथ एंड। तो जो एम और एन है, एम और एन, ये कहा नहीं बैठते, एंड पे नहीं बैठते। तो मैंने इंफॉर्मेशन के तौर पे से राइट कर लिया कि एम और एन कहा नहीं बैठेंगे, एंड्स पे नहीं बैठेंगे। बात क्लियर होगी। अगला, एल डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। सेम चीज एल के लिए भी फॉलो होती है। तो 3 लोग ये जो है वो एंड पे नहीं बैठेंगे, मतलब 3 लोग कहां बैठेंगे, कहीं ना कहीं बीच में बैठेंगे लाइन के। ठीक है, नाउ अगला क्या कहता है, एम एन इन फेसिस अपोजिट डायरेक्शन। तो जो एम और एन है इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसको भी राइट डाउन कर लेते हैं, एम और एन अपोजिट डायरेक्शन। ओ फेसिस ईस्ट डायरेक्शन। ओके, जो ओ की डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट है। ठीक है, डन। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ओ एंड पी। अब देखो ओ और पी के बीच में कितने लोग बैठते हैं, एक, एंड पी सीट्स अबव ओ। तो इसका कैसे मीनिंग बन जाएगा कि पी बैठा होगा, एक छोड़कर कौन बैठा होगा, ओ बैठा होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, क्यू एंड पी गोट कंसेक्यूटिव रैंक्स। तो देखो क्यू और पी को क्या मिलती है, कंसेक्यूटिव रैंक्स मिलती है। क्यू एंड पी कॉन्जिक्यूटिव रैंक्स, डन। आर गोट रैंक 1। तो ठीक है भाई, आर को क्या मिली हमारे पास, रैंक 1। देखो अभी कोई इंफॉर्मेशन यहां सेट करने लायक है नहीं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम सेट करने बैठेंगे तो पॉसिबिलिटी मिलेगी जो हमें नहीं करना भाई आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पीज रैंक इज ट्वाइस द रैंक ऑफ ओ। तो देखो अब क्या कहता है कि जो पी की रैंक है ना वो ट्वाइस है किसके, ओ की रैंक है। देखो ट्वाइस क्या हो सकता है, 1 का 2, 2 का 4 और 3 का 6। ठीक है, क्योंकि 1 to 7 ही है ना, तो 4 का 8 तो हो ही नहीं सकता। बट ओ की रैंक 1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 तो पहले किसकी, आर की। यानी कि ओ की रैंक की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 2 या 3। ठीक है, नेक्स्ट, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड द वन हुज गोट रैंक इज 5th। ठीक है, जो अब क्या कहता है, आर और जिसकी रैंक 5th है ना उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं आपके पास, 2 लोग बैठे हैं। तो आर और जिसकी रैंक क्या है 5th, 2 लोग। बट अब ये नहीं पता कि कौन ऊपर और कौन नीचे। ठीक है, नेक्स्ट,
एल डज नॉट गोट फिफ्थ रैंक, ठीक है भाई, जो एल को है कौन सी रैंक नहीं मिली, फिफ्थ रैंक नहीं मिली। एन रैंक इज ट्वाइस द रैंक ऑफ क्यूज रैंक, ठीक है भाई, सेम थिंग जैसे पी और ओ में थी ना, तो एन की रैंक है ना वो ट्वाइस है किसके रैंक के, क्यू के, तो इट इज सिंपल अगेन कि क्यू की रैंक या तो 2 होगी या 3 होगी। इसका मीनिंग ये तो बराबर हो गया कि और क्यू की रैंक 2 या 3 होगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट 3%, सॉरी ये ना देयर नहीं है, यहां पर क्या होगा 3 होगा भाई, ठीक है, यहां पर क्या होगा 3, इसको सही कर लेना भाई कि यहां पर क्या होगा आपके पास 3% होगा, थोड़ा ध्यान से भाई, ठीक है। 3% सिट्स बिटवीन एम एंड एन, तो 3 लोग बैठे हैं किसके बीच में, एम और एन के बीच में। देखो अब एम और एन की रिगार्डिंग एक चीज और थी कि एम और एन एंड पे नहीं बैठेंगे, और अगर एम और एन के बीच में 3 लोग बैठते हैं तो ये ऑब्वियस है कि या तो एम यहां आएगा तो 1 2 3 छोड़ के एन आ जाएगा, या एन यहां आ जाएगा तो 1 2 3 छोड़ के यहां एम आ जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो यहां मैं 2 पॉसिबिलिटी अब बना रहा हूं, ठीक है। 3 4 5 6 और 7% है, तो पॉसिबिलिटी है या तो एम यहां आ जाए और एन यहां आ जाए, या पॉसिबिलिटी यहां एन आ जाए और यहां क्या आ जाए आपके पास एम आ जाए। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। एन डिड नॉट गोट द फोर्थ रैंक, अब देखो जो एन को है ना क्या रैंक नहीं मिली, फोर्थ नहीं मिली। अब एक चीज समझो भाई, क्यू को रैंक क्या मिल सकती थी, या तो 2 या फिर 3। अगर क्यू को 2 मिलती तो एन को क्या मिलती, पक्की बात है 4, बट एन को 4 तो मिल नहीं सकती। इसका मीनिंग पक्का हो गया कि क्यू को क्या रैंक मिलेगी 3, और अगर क्यू को 3 मिलेगी तो एन को क्या मिलेगी 6। ये बात पक्की होगी। तो इसके हिसाब से अब देखो जो ओ की रैंक थी या तो 2 या 3, बट 3 तो क्यू ने ले ली, तो इसका मीनिंग ओ की रैंक होगी 2 और पी की रैंक क्या हो गई, ऑब्वियस सी बात है 4, ठीक है। और आर की रैंक आपको पहले से पता है 1, तो यहां ना जल्दी से पहले रैंक लिख लेते हैं। तो 1 रैंक किसकी है भाई, आर की। 2 रैंक किसको मिल गई भाई आपके पास, ओ को। 3 जो है वो किसको है, क्यू को। 4 किसको है भाई, पी को, ठीक है। 5 का पता नहीं, 6 किसके पास मिल गई, एन को, और 7 का भी पता नहीं। अब देखो एक चीज देखो, एल के लिए या तो फिफ्थ बची है या सेवंथ बची है, बट एल को फिफ्थ रैंक तो मिल नहीं सकती, सो ऑब्वियस सी बात है एल को क्या मिलेगी, सेवंथ मिलेगी। और अगर एल को सेवंथ मिल गई तो लास्ट रैंक क्या रह गई, फिफ्थ रैंक, वो किसको मिल जाएगी, एम को मिल जाएगी। देखो रैंक डिफाइन हो गई ना इजिली, ठीक है। अब क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, समझना। देखो यहां पर अब आप रैंक भी लिख सकते हो, देखो एम की रैंक क्या है, फिफ्थ है, तो यहां पे आप फिफ्थ लिख सकते हो, यहां पे आप फिफ्थ लिख सकते हो, ठीक है बात। इसके साथ साथ जो एन की रैंक है, एन की रैंक क्या है 6, तो एन की रैंक भी लिख दो भाई 6, ये लो, हो जाएगा इतना। अब देखो क्या कहता है कि जो फिफ्थ रैंक है और आर के बीच में कितने लोग थे आपके पास, 2 लोग थे ना। अब देखो यहां पे फिफ्थ रैंक है फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड हो गया। तो यहां अगर एम है तो 1 2 छोड़कर यहां आर आ जाएगा, और आर की रैंक क्या है भाई आपके पास 1 है, ठीक है, फर्स्ट। सेम चीज यहां अगर एम है तो 1 2 छोड़ के ऊपर यहां आर आ जाएगा, जिसकी रैंक क्या है, फर्स्ट है। ये बात क्लियर हो गई, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखो क्या कहता है इसके बाद, ठीक है, ओ की ईस्ट। अब देखो भाई पी और जो ओ है ना, ठीक है, उनके बीच में कितना गैप है, 1 का, ठीक है। पी और ओ के बीच में कितना गैप है, 1 का। अब एक चीज देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं पुट करके देखता हूं कि पी और कहां आ सकते हैं, देखो अगर पी यहां आता है तो ओ यहां आ सकता है, बिल्कुल। क्योंकि देखो एक चीज का और ध्यान रखना है कि कंसेक्यूटिव लेटर्स भी ना हो, तो पी और ओ, ना तो पी और एम कंसेक्यूटिव है ना एम और ओ, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो पी यहां आएगा, ओ यहां। पर अगर आप पी को यहां रखते हो तो एक छोड़ के यहां ओ नहीं आ सकता, पी को यहां रखते तो एक छोड़ के ओ नहीं आ सकता, नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मीनिंग ये तो पक्का हो गया कि पी यहां पर और ओ यहां पर। ओ की रैंक है सेकंड और पी की रैंक है आपके पास फोर्थ। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्या रह गया आपके पास, एक तो रह गया एल। अब देखो एल एंड पे तो आ नहीं सकता, ये तो पहले हमें दे दिया गया था, ये रहा। तो इसका मतलब ये बात पक्की होगी कि एल यहां आएगा, और एल की रैंक क्या है भाई हमारे पास, जल्द से देख लेते हैं। एल की रैंक है 6, और एक लास्ट पर्सन रह गया हमारे पास, कौन, क्यू रह गया, ठीक है। यहां क्यू आ जाएगा, और क्यू की रैंक क्या है, थर्ड। ये तो समझ आ गया, इतना हो गया। अब इस वाले में देखते हैं सेम एज चीजें। देखो अब पी को पुट करना है, पी यहां आएगा तो ओ नीचे यहां नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखो अगर पी को यहां रखूंगा तो एक छोड़ के यहां ओ नहीं आ सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि पी यहां आ जाए, एक छोड़ के यहां ओ आ जाए, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ओ को क्या मिलेगी, सेकंड रैंक, ठीक है। पी को क्या मिलेगी, फोर्थ रैंक, ठीक है, मिल गई। अब एल आपको पता है एंड पे बैठ नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है यहां एल आएगा, और अगर एल यहां आएगा तो यहां क्या आएगा, क्यू आएगा। क्यू की रैंक क्या है भाई आपके पास, थर्ड है, और एल की रैंक क्या है आपके पास, सेवंथ है, ठीक है, डन हो जाएगा ये तो। यहां एल की रैंक सेवंथ कर लेना भाई, ये सेवंथ रैंक है, ठीक है। अब देखो अब रहेगी डायरेक्शंस की बात। अब देखो हमें पता है ओ की डायरेक्शन तो क्या है, ईस्ट है, इस वाले में यहां और इस वाले में यहां, क्लियर हो गया।
ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहां तक तो हो ही गई थी ना। देखो अब क्या है, डिफरेंस बिटवीन एल एंड पी रैंक इज इक्वल्स टू क्यू रैंक। देखो वैसे तो हमने रैंक फिक्स कर ली है। देखो एल और पी की रैंक में जो डिफरेंस है, तो एल और पी की रैंक में, एल की 7 है और पी की 4 है, तो कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो क्यू की रैंक 3 है या नहीं है, तो ये तो पहले फिक्स हो गया। इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस सेम डायरेक्शन। अब देखो क्या कहता है कि जो पी के इमीडिएट नेबर्स है ना, उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब देखो केस नंबर 1 में तो पी का एक ही नेबर है, ठीक है, और इस वाले केस में पी के 2 नेबर। अब आप इससे ये नहीं कह सकते कि यार ये पॉसिबिलिटी गलत है, नहीं ऐसे नहीं कह सकते भाई अभी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पी के जो इमीडिएट नेबर्स उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है। नाउ एन एंड पी फेसेस सेम डायरेक्शन, ओके, ये भी देख लेंगे। अब देखो द वन हु गोट सेकंड रैंक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। अब देखो जिसकी रैंक क्या है, सेकंड है, तो इस वाले केस में देखता हूं ये रहा सेकंड, तो वो एल के कहां बैठना चाहिए, सेकंड लेफ्ट में, सॉरी थर्ड लेफ्ट में, ना कि सेकंड नहीं, थर्ड लेफ्ट में। तो क्या इस केस में ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि अगर एल यहां है और सेकंड वाला तो ठीक इसके ऊपर ही है, तो थर्ड पोजीशन तो बन ही नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया। अब इस वाले केस में देखो, अगर देखो यहां एल है और सेकंड वाला यहां है, ठीक है, तो हमें एल की डायरेक्शन ईस्ट करनी पड़ेगी या वेस्ट करनी पड़ेगी, जिससे कि जो सेकंड वाला है वो थर्ड लेफ्ट में आ जाए। तो ऑब्वियसली हमें इसकी डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, वेस्ट करनी पड़ेगी, यस और नो, ठीक है। अब देखो यहां से समझना, क्या कहा था कि इमीडिएट नेबर्स ऑफ जो पी है ना, उनकी डायरेक्शन क्या सेम है, तो अगर एल की डायरेक्शन वेस्ट है तो एम की भी क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। ये बात क्लियर होगी ना। अब देखो अभी ये पॉइंट बाकी है कि एन और पी की सेम डायरेक्शन है, वो देखेंगे आगे जाके। नाउ क्यू एंड आर फेसेस सेम डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू पी। अब देखो क्यू और आर की वो डायरेक्शन है जो पी के अपोजिट है, ठीक है, ये भी देख लेंगे। एल एम एंड आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, ये तो हो ही चुका है। और एन सिट्स अबव द वन हुज रैंक इज फोर्थ, ठीक है, एन की जो एन है वो फोर्थ से अबव है, ये भी हो चुका है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है। अब देखो क्या रह गया, अब देखो मैंने क्या कहा था कि एम और एन की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर एम वेस्ट देख रहा है तो एन कहां देखेगा, ईस्ट देखेगा। और एन और पी की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो अगर एन ईस्ट देख रहा है तो पी भी कहां देखेगा, ईस्ट देखेगा। ये बात क्लियर हो गई, ये तो समझ आ गया। अब देखो क्यू और आर फेसेस द सेम डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू पी। अब देखो क्यू और आर की डायरेक्शन सेम है, बट किसके अपोजिट है, पी के। अगर पी ईस्ट में देख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्यू और आर दोनों अपोजिट, यानी कि कहां देखेंगे, वेस्ट में, और ये हमारी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। समझ आया नहीं आया, आसान था ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है क्यू गोट विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक। तो क्यू की रैंक देखनी है, क्यू की रैंक क्या है भैया हमारे पास, थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गोट द सेकंड रैंक। तो सेकंड रैंक किसको मिली है, ओ को मिली है, तो आंसर हो जाएगा बी। हाउ मेनी पर्सन आर सिट बिटवीन ओ एंड द वन हु गोट फर्स्ट रैंक। तो ओ और फर्स्ट के बीच में, ओ और फर्स्ट के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो आंसर होगा डी। व्हाट इज द एवरेज रैंक ऑफ पी एंड एन। तो पी और एन की एवरेज, पी की 4, एन की 6, तो टोटल हो गया 10, डिवाइड बाई 2 कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। एवरेज निकालना है ना, तो 5 हो गया हमारे पास। क्लियर, डन हो जाएगा, समझ आ गया, आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। एसबीआई क्लर्क मेंस में आप सोच सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज पीओ मेंस क्या नहीं हो सकता ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम यहां पर ना हमारा सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो किस पे बेस है, हमारा डिस्टेंस और डायरेक्शन पे बेस है। ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास और ये आपको सोल्व करना है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और जल्दी से बताना भाई किस किसने से क्या करा है, सोल्व करा है, यही देखना है भाई कौन कौन इसे सोल्व करेगा। आज 2 क्वेश्चन लाया हूं क्योंकि थोड़ा सा इजी लेवल का हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट था। ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन अच्छा है, ढंग से बनाओगे तो बनेगा, सारी चीजों को फॉलो करते हुए। तो होप्स आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए रीड करते हैं इन्फॉर्मेशन को। देखो यहां पर हमारे पास कुछ कोड दिए गए हैं जो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है डायरेक्शंस के कोड, पावर साउथ, परसेंटेज ईस्ट, @ नॉर्थ और हैश वेस्ट। तो मैं क्या करता हूं, अगली स्लाइड पे जहां मुझे बनाना है ना, तो मैं ये डायरेक्शंस पहले मेंशन कर लेता हूं क्योंकि जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है ये चीजें आप भी कर लिया करो भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि पावर है साउथ, ठीक है, ये पावर हो गया। उसके बाद नॉर्थ है @ परसेंटेज है ईस्ट और हैश था हमारे पास वेस्ट, डन, ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर डॉलर आता है तो मतलब क्या है कि इधर 2 मीटर और 3 मीटर, मतलब अगर किन्हीं दो के बीच में डॉलर है ना तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा या तो 2 या फिर 3, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो डॉलर का मीनिंग है 2 और 3, और इसके साथ हमारे पास क्या है, पाउंड। तो पाउंड का है 4 या 5 मीटर, ठीक है, एक हमारे पास सिंबल है पाउंड का, तो या तो 4 या फिर 5, ठीक है, डन। अब देखो कुछ एग्जांपल दिया इन्होंने सिंपल सा कि अगर P पावर Q मीन इसका मतलब क्या होगा, P साउथ में Q के। अगर P पावर परसेंटेज है तो मतलब P कहां हो जाएगा, साउथ ईस्ट में, क्योंकि पहले साउथ फिर ईस्ट में।
फिर अगर P पावर डॉलर है, डॉलर का मीनिंग क्या था भाई 2 या 3, तो इसका मीनिंग क्या है कि P इधर 2 मीटर और 3 मीटर साउथ ऑफ Q। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आगे पहले ले रखी है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, और तो क्या है हमारे पास, और कुछ है नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले देखो क्या है कि H पावर डॉलर G, इसका मीनिंग क्या है कि जो H है ना वो साउथ में है, किसके, G के, ठीक है। बट G का डिस्टेंस देखना है, तो G का डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या है, डॉलर। तो डॉलर क्या है, इधर 2 और 3। तो अब देखो हमें डिस्टेंस पक्का नहीं पता चलेगा, बट ये बात पक्की है कि जो H है ना वो साउथ में किसके, G के। तो पहले मैंने यहां बनाया G को, ठीक है, और G के साउथ में, थोड़ा सा इसे ऊपर बना लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। यहां G है, G के साउथ में यहां पर हमने किसको बना लिया, H को बना लिया, ठीक है। और डिस्टेंस होगा या तो 2 या फिर 3, कोई भी होगा वो बाद में देखेंगे भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां से हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, f एट द रेट हैश ई। एट द रेट और हैश का मीनिंग क्या है कि जो f होगा ना, ठीक है, वो कहां होगा, नॉर्थ वेस्ट में, किसके, ई के। तो इसको तो हम अभी ले नहीं सकते, तो इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे, अभी ये पॉइंट हमने नहीं लिया। अगला क्या कहता है, बी हैश डॉलर सी। तो हैश का मीनिंग है वेस्ट, तो बी होना चाहिए वेस्ट में, किसके, सी के। और डॉलर का मीनिंग फिर से वही है 2 और 3। तो इस पॉइंट को अभी ले नहीं सकते, पर मैं इसको अलग से एक बार लिख लेता हूं, ठीक है, अलग से मेंशन कर लेते हैं। तो मैंने मेंशन कर लिया कि जो बी होगा वो वेस्ट में होगा, किसके, सी के, और इधर या तो 2 होगा या फिर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। ओके, इस पॉइंट को हमने ले लिया है नीचे की तरफ। अगला क्या है, ए हैश एच। देखो हैश है ना यहाँ पर, सॉरी एच है ना यहाँ पे, तो हैश का मीनिंग क्या है, वेस्ट में। तो जो ए होगा ना वो वेस्ट में होगा, ये बात पक्की है। तो हम इसको डॉटेड लाइन से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अभी मुझे डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं डॉटेड दिखा के वेस्ट की तरफ किसको डाल दिया, ए को डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, अभी डिस्टेंस अभी बाकी है वो बाद में देखेंगे। अगला है एफ परसेंटेज डॉलर जी। तो परसेंटेज का मीनिंग है क्या आपके पास, ईस्ट। तो एफ होना चाहिए ईस्ट में, किसके, जी के। और डॉलर का मीनिंग क्या है, 2 और 3। तो फिर से वही बात कि ये जी है, तो जी के आपके पास जो एफ होना चाहिए वो ईस्ट में होना चाहिए। तो ये लो भाई, ये आ गया आपके पास कौन, एफ, ठीक है। और डिस्टेंस होना चाहिए या तो 2 या फिर 3, देखेंगे बाद में, अभी सब चीजें क्लियर करेंगे भाई, ठीक है। अभी क्लियर नहीं हो रहा, बाद में क्लियर करेंगे। अब देखो ये जो पॉइंट था ना कि जो एफ होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस साइड कहीं ई आएगा, बट पता नहीं है। तो इसको ना मैं एक बार अलग से मेंशन कर लेता हूं ताकि मुझे बाद में मुश्किल ना हो। तो एफ कुछ ऐसे यहां पर होना चाहिए, ई, ठीक है। अगला पॉइंट ये तो हो गया जी वाला। आगे है ई परसेंटेज पाउंड और डी। तो परसेंटेज का मीनिंग है क्या है आपके पास, ईस्ट। तो ई होना चाहिए ईस्ट में, किसके, डी के। और पाउंड का मीनिंग है 4 या फिर 5, पाउंड का मीनिंग, सॉरी पाउंड है 4 या फिर 5। तो इसको भी मेंशन कर लेते हैं भाई, सिंपल सा तरीका है कि कहीं डी होगा, ठीक है, डी के ईस्ट में क्या होगा आपके पास, ई होगा। और डिस्टेंस कितना होगा इनके बीच में, या तो 4 या फिर 5, ठीक है। जैसे अगर चाहो तो इस पे कर सकते थे, बट हमें फिर ये डिस्टेंस नहीं पता, तो डी का पता नहीं होता यहां आएगा बिल्कुल या इस साइड आएगा, तो इसलिए मैंने यहां मेंशन नहीं किया, अलग से कर लिया, ठीक है। ओके, नाउ अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, डी एट द रेट पाउंड सी। तो हमारे पास है डी एट द रेट पाउंड सी। तो एट द रेट का मीनिंग क्या है, नॉर्थ। तो जो डी होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए, किसके, इस सी के, ठीक है। और पाउंड का मीनिंग कितना है, या तो 4 या फिर 5। तो अब इसको कैसे बना सकते थे कि डी को बिल्कुल साउथ में ले आते सी के, क्योंकि इसने दिया हो ना कि डी एट द रेट, सॉरी डी होना चाहिए नॉर्थ में, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहां ऊपर कहीं क्या होगा, डी होगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 या फिर 5। और इस साइड होगा ये ई, जिसका डिस्टेंस भी या तो 4 या फिर 5, बाद में देखेंगे, अभी सेट नहीं बैठ रहा, जब सेट बैठेगा तब की तब देखेंगे, क्लियर होगी बात ये। अगला है जी एट द रेट सी। देखो अभी जी है ना, जी तो है, और एट द रेट की मीनिंग क्या है, नॉर्थ में। तो जी होना चाहिए नॉर्थ में, किसके, सी के, ठीक है। जो जी होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए, किसके, आपके पास सी के। तो सी अब कहां आएगा, अब ये देखने वाली बात है। देखो ये बात तो पक्की है कि सी ना जी और एच के बीच में नहीं आ सकता, ठीक है। नहीं, आ भी सकता है, बिल्कुल आ सकता है यार, छोड़ो अभी इस चीज को, अभी नहीं देखते। बस ये ध्यान रखना कि जो आपके पास जी होना चाहिए, ठीक है, वो नॉर्थ में होना चाहिए, किसके, सी के, कुछ ऐसे। आगे देखते हैं इसके बाद, ई पाउंड एफ। तो ई और एफ, तो ये रहा एफ और ये रहा ई, तो इनके बीच में पाउंड यानी कि 4 या फिर 5, ओके। और लास्ट देख लेते हैं ए एट द रेट बी का मीनिंग क्या है कि ए जो होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए, किसके, बी के,
तो ये बात पक्की है कि ए नॉर्थ में होना चाहिए बी के। डिस्टेंस नहीं पता हमें, बट ये बात तो पक्की कि बी तो यहीं आएगा। ठीक है, अब बात आती है भाई ये डिस्टेंसेस को थोड़ा क्लियर करने का, तो अब वो क्लियर होंगे इस पॉइंट से आपके पास। तो देखते हैं क्या पॉइंट है। देखो क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एफ इज मोर देन सी डी। देखो अब ई और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि 4 या फिर 5, ठीक है, ई और एफ का डिस्टेंस क्या है, तो 4 या 5, वो किससे ज्यादा है भाई, सी डी से। ठीक है, अब सी और डी के बीच में डिस्टेंस कितने, 4 या फिर 5। ठीक है, बट ई और एफ का ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ई और एफ के बीच में फिर 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब सी और डी के बीच में कितना हो जाएगा फिर आपके पास, ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी या नहीं होगी भी, जल्दी से बताओ। हो जाएगा, चीज समझ आ गई। आगे देखते हैं भाई, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, जो बी और सी का बीच का डिस्टेंस है ये वाला, इज मोर देन एफ और जी। देखो एफ और जी के बीच में या तो 2 और 3, सेम बी और सी के बीच में कितना है, 2 या फिर 3, बट इन्होंने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन बी सी यानी कि बी और सी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है किससे, एफ जी से। इसका मतलब ये भी पक्का होगा कि एफ और जी के बीच में होगा 2 और बी और सी के बीच में कितना होगा, 3। ये बात पक्की होगी। अगला देखो, डिस्टेंस बिटवीन सी जी इज इक्वल टू 8। क्या कहता है, ये जो सी और ये जो जी है, ठीक है, देखो आपको पता है कि ये जो सी और जी है यानी कि ये और ये पूरा, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि सी और एच के बीच में डिस्टेंस कितना है, या तो 2 या 3। ये बात तो पक्की है। अगर 3 भी होगा मैक्सिमम, जस्ट सपोज कितना होगा मैक्सिमम, 3 मैक्सिमम, तो फिर भी 5 नीचे तो जाएगा ही जाएगा, कौन, सी। ये बात पक्की है। बट अब ये नहीं पता यार ये ए बी कितना है, तो अब इसको क्लियर नहीं करते, अगला पॉइंट देखते हैं एक बार। डिस्टेंस बिटवीन ए एच यानी कि ये डिस्टेंस और जी एच, और जी और एच, ठीक है, ये रहा जी और ये रहा एच, जी और एच यानी कि 2 या 3, वो किसके इक्वल है, ई डी के इक्वल है। ठीक है, ई और डी के इक्वल होना चाहिए। तो ई और डी का डिस्टेंस कितना है भाई हमारा, 4 या 5। ठीक है, तो चलिए अब इसको सोल्व करने की यहां पर ट्राई करते हैं। कुछ हमने शायद पॉइंट मिस किए हैं तो वो भी देख लेते हैं अब जल्दी से। देखिए अब क्या है कि सी और जी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 है, और डी और सी के बीच में कितना है भाई, 4 है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जी की कहीं ऊपर होगा, और इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई आपके पास, 8 होना चाहिए। ठीक है, 8 होना चाहिए ना। तो ये बात ऑब्वियस है कि डी कहीं ना कहीं क्या आएगा भाई आपके पास, नीचे आएगा। ठीक है, यहां पर, और हमें पता है कि सी तो यहां पर इसी साइड आएगा, कितना, 3 आएगा, और नॉर्थ में होना चाहिए जी के। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। तो ये आ गया डी, ये आ गया सी, और ये है डिस्टेंस 3। अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। ये बात तो पक्की होगी। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि ए और एच का जो डिस्टेंस है प्लस जी और एच का डिस्टेंस यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस मिला के इक्वल होना चाहिए किसके, ईडी के। ठीक है, तो ई और डी का डिस्टेंस कितना है, तो 4 या फिर 5। अगर ये 3 है तो ऑब्वियस सी बात है तो 2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये 3 है तो अगर 3 हो गया तो 6 हो जाएगा, बट ई और डी का डिस्टेंस मैक्सिमम 5 हो सकता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके पास जो जी और एच के बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2। अगर जी और एच के बीच का डिस्टेंस 2 हो जाएगा तो ये बात भी पक्की होगी कि ई और डी के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस 5 हो जाएगा इस साइड तो ये 2 है, तो 3 तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है, 5 तो आगे जाके यहां पर आएगा क्या आपके पास, ई। बात पक्की होगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और हमें पता है कि एफ और ई के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कितना है भाई आपके पास, 5। ये भी गिवन है भाई हमारे पास 5 है। हो जाएगी, इतनी बातें क्लियर होगी। अब समझो भाई कि जी और जो सी है, ठीक है, पूरा इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, पूरा 8 है। कितना है, 8। अगर ये 2 है तो ये नीचे पूरा कितना बच गया, 6। ये कितना बच गया, 6। बट सी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4। ये बात भी पक्की है। तो ये आपको पता है ये तो 6 ही बचेगा, क्योंकि पूरा जी और सी के बीच में कितना है, 8। तो ए और बी के बीच में रह जाएगा यहां पर 6। ये बात क्लियर हो गई। अब कोई डिस्टेंस हमारा बचा है, नहीं बचा अभी। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये 5 है तो क्या 5 है ही एक्चुअल में, तो एक बार करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें। अगर आप ये आपको इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हो तो देखो ये पूरा है 5 और ये है 2, तो ये बचा 3। ठीक है, इतना बचा 3, और ये कितना बचेगा, 2, और ये 2 कितना है भाई आपके पास, 4। तो 4 चौक 16 प्लस 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 16 और 9 कितना हो गया, 25, और 25 का रूट 5। सिंपल, सही बात है ना। तो ये हो गई आपकी अरेंजमेंट यहां पर कंप्लीट। समझ आ गई बात, ये हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं सीधा, बाकी कुछ नहीं, डिस्टेंस और डायरेक्शन के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए भाई आपके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो
ए की पोजीशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के नॉर्थ में ए है कितने पे, 6 मीटर पे, ठीक है, 6 मीटर नॉर्थ। अगला देखो भी, इफ पॉइंट एक्स इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, अब क्या कहता है कि अगर जो एक्स पॉइंट है वो नॉर्थ में हो ए के एंड वेस्ट ऑफ जी, तो एक बार इसको ना बना के देख लेते हैं ना, तो जो एक्स होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए ए के और वेस्ट में होना चाहिए जी के, मतलब कि यहां पर पॉइंट एक्स बनेगा भाई, ठीक है, कुछ ऐसे ए के नॉर्थ में और जी के वेस्ट में। डन। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड एक्स, तो बी और एक्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है भाई, ये रहा बी, ये रहा एक्स, तो अगर ये 6 है तो ये ऑब्वियस सी बात है 2 है, तो 6 और 2 कितना हो गया भाई 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, डन, ठीक है भाई। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है। 2 क्वेश्चन हमने कवर करे, एक सिटिंग अरेंजमेंट और एक हमने क्या किया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। देखो अगर मेंस लेवल में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आएगा तो ऐसे ही कोडेड बना के आता है भाई ऑलमोस्ट, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना। तो चलिए फिर यहां पर हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच।